तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जिन फितियन के हाथों से बच जाता और एक जंगल में आके 3000 इल्यूजन बॉडी की प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद जिन अपनी फाइनली एक इल्यूजन बॉडी को बना लेता है। जैसे देखिए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, तभी जियन वहां से जाने के लिए अपने बोन विंग्स को निकालता है। जैसे देखते हैं ग्रेव बुल किंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो डीमन फिनिक्स के बोन विंग्स है। जेसन जियन ग्रेव बुल किंग से इनके बारे में और भी पूछताछ करने लगता है, जहाँ पे जियन को काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैजिकल बीस्टों के बारे में। जैसे जानने के बाद जियन को जिया के ऊपर डाउट होने लगता है और उसे लगने लगता है कि जिया इस दुनिया की कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे रात हो चुकी होती है और जियन अभी के लिए कल्टीवेशन में बैठा हुआ होता है। तभी अचानक से उसके फोरहेड में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जो कि उसके सामने जाके कलेक्ट होने लगती है और जियान का एक क्लोन बन के तैयार हो जाता है, जो कि जियान को एक ग्रीट करता है और अपनी आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने लगता है। वहीं पे जियान उसको देखकर बोलता है अभी के लिए इसके पावर लेवल को देखा जाए तो ये सिर्फ अभी के लिए डाउलिंग लेवल पर है, इसलिए मुझे इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा, जिसके लिए मुझे काफी सारी इसकी बॉडी के अंदर थंडर और विंड की पावर को डालना होगा, क्योंकि ये उसकी कल्टीवेशन करने का तरीका है। और फिर जियान एक गहरी सांस लेता है और बोलता है हालांकि मैंने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को सीखने के लिए थंडर बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर लिया था, जिस वजह से मेरे पास भी थोड़ी सी थंडर की पावर आ गई थी, मगर अभी के लिए वो एनर्जी इसको कल्टीवेट कराने के बिल्कुल भी इनफ नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम मात्रा में है। मगर तभी टियानुओ की आवाज आती है और बोलते हैं उल्लू तुझे किसने बोला थंडर और विंड की पावर को यूज करने के लिए, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इसे ट्रेन करने का। तो फिर मैं तुझे गधे बता दूं कि बहुत सारी ऐसी एनर्जी सोर्स भी जिसकी वजह से तुम इसे ट्रेन कर सकते हो, जैसे कि तुम्हारे पास अभी के लिए जो हेवनली फ्लेम है, जिनका यूज कर सकते हो तुम इसे कल्टीवेट कराने के लिए, क्योंकि जो हेवनली फ्लेम की जो एनर्जी वो कई गुना ज्यादा पावरफुल है विंड और थंडर से, और इसके लिए जो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगी वो रहेगी फॉलन आर्ट फ्लेम, अगर तुम अपनी क्लोन बॉडी को उससे कनेक्ट कर पाते हो तो। मगर ऐसा करने से जो तुम्हारी क्लोन बॉडी के बेनिफिट्स होंगे वो काफी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर की कोई भी एनर्जी इसके बारे में डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ये असलियत में एक सोल बॉडी है, और साथ ही जो तुम्हारा कंट्रोल होगा इस क्लोन के ऊपर वो भी काफी तो अच्छा होगा। इसलिए तुम इस बात को लेकर ज्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये सुनकर जियान के दिमाग में एक सवाल हो जाता है और बोलते किसी ने, जैसा कि आप जानती है कि फॉलन आर्ट में कितनी बड़ी दुश्मन है किसी भी सोल एनर्जी की, इस वजह से जो मेरा क्लोन है वो तो सोल एनर्जी का बना है, इसलिए अगर मैंने इसे डायरेक्ट रिफाइन किया तो इसके तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सुनकर टियानुओ से बोलते हो मेरे जेनजी, कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़े बड़े रिस्क तो तुम्हें लेने पड़ेंगे, और उसके साथ साथ तुम्हें डेडिकेशन और हार्डवर्क भी चाहिए, जिसके बाद ही तुम कुछ पा सकते हो, वरना तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आएगा बाबा जी के टुल्लू के अलावा। और वैसे भी फॉलन आर्ट फ्लेम को तुमने रिफाइन किया और वो तुम्हारी बॉडी के अंदर रहती है और उसने कभी भी तुम्हारी सोल को नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब ये सुनकर थोड़ा तो मोटिवेट हो जाता है और बोलते कि आप क्लोन होता है वो धीरे धीरे अपनी क्लोन बॉडी को रिकवर करने लगता है और उसके जो होल होते हैं वो धीरे धीरे भरने लगते हैं। ये देखते हैं टियानुओ से बोलते कि अब तुम्हें धीरे धीरे इसकी एनर्जी को बढ़ाना होगा और साथ ही इसके टेम्परेचर को भी। तो जियान भी ऐसा ही करता है और धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से जियान की क्लोन को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर कहानी में थोड़ा सा आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि जो अभी के लिए जियान की फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो क्लोन बॉडी के साथ भी कनेक्ट कर जाती है। ये देखिए टियानुओ से खुश हो जाते और वापस स्पेस स्टेशन के अंदर चले जाते और रात से फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पे जियान अभी भी बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता और उसकी रक्षा कर रहा था अर्थ डीमन पपेट। तभी जियान अपनी आंखें खोल लेता और बोलता कि इस क्लोन बॉडी को कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और साथ ही मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कितने महीने लगने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इस वजह से मुझे इसके नेक्स्ट लेवल में जाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे टियानुओ से बोलते अरे लालची लड़की बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है तुझे शायद इस बात का बिल्कुल आइडिया भी नहीं कि अभी के लिए फितियन को इस लेवल पे पहुंचने में कितनी सालें लगी होंगी, मिनिमम 5 साल, और यहाँ पे तुम्हें 2 महीने ज्यादा लग रही है, थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले। ये सुनकर उसकी एकदम से फ्यूज उड़ जाती है, मगर तभी वो अपने अर्थ डीमन पपेट को अपने स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता। तभी टियानुओ से बोलते कि अब टाइम हो चुका है अभी ब्लड माउंटेन पूल जाने का, क्योंकि टाइम बीत चुका है और अभी के लिए वहाँ पे काफी सारे लोग आ चुके हैं, और अगर तुम सही टाइम पर वहाँ पे नहीं पहुंचे तो फिर तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाली प्लेट होके और उसी चाट के तुम्हें काम चलाना पड़ेगा। ये सुनकर नामे सर लाता और अपनी हुडी को अपने फेस के ऊपर डाल लेता और वहाँ से निकल जाता है हैवी ब्लड माउंटेन पूल के लिए, जहाँ पे जिन पेड़ों के ऊपर बंदर की तरह कूदता है और कभी जमीन के ऊपर हुसैन बोल्ट की तरह भागता है, और कई रास्ता भूल जाता है तो मैप का यूज करके रास्ते का पता करता है, और जब रास्ता मिल जाता है तो सलमान भाई बन के एकदम स्वाग में जाने लगता है आगे। मगर तभी उसे याद आता है वो तो पापा का परा है, इस वजह से वो अपनी दुई की विंग्स को निकालता और आगे की तरफ जाने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद जियान को दर्शन होते हैं हैवी ब्लड माउंटेन पूल के, इस गेट से होते हुए उसे आगे के लिए जाना है। तभी जियान उस गेट के पास आ जाता है और बोलता कि हैवी ब्लड माउंटेन पूल के बारे में मैंने जितना सुना था वो एकदम डिजर्व करता है, क्योंकि ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और फिर जियान वहाँ से और जियान को अभी के लिए किसी से कोई मतलब नहीं होता, इस वजह से जियान एक जगह पे क्रॉस लेकर के बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग आ रखे होते हैं और पूरा माउंटेन एकदम पैक था, क्योंकि अभी के लिए जो हेवनली ब्लड माउंटेन पूल हर वो 3 साल में एक बार खुलता है, इस वजह से सभी लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सभी लोग कल्टीवेशन करना चाहते थे और कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आ रखे थे। तभी अचानक से वहाँ पे एक चील की आवाज सुनाई देती है, तो जियान और बाकी सभी लोग आसमान की तरफ देख लेते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फिनिक्स आ जाता है और सभी लोग आपस में बातें करने लगते और बोलते आखिर में ये कौन है, ये विंड राइटिंग पवेन की मिस फेंग तो नहीं है। जैसे दूसरा बंदा बोलता कि हाँ ये मिस फेंग ही है, विंड राइटिंग पवेन की डिसेबल, जो कि यंग जनरेशन में सबसे ज्यादा आगे है, बोले तो नंबर 1। जहाँ तक कि ये भी बोला जाता है जो मिस फेंग वो आगे चल के विंड राइटिंग पवेन की हेड बनने वाली है। तभी हमें मिस फेंग के दर्शन होते जो कि अभी के लिए विंड राइटिंग पवेन के 2 एल्डरों के साथ आई थी, जो कि डाउजिंग लेवल के 6 स्टार की वॉरियर थे, और जो लोग थे अभी के लिए वो मिस फेंग की तारीफों के पुल बांधने में लगे होते। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि अभी के लिए बोल रहे होते, बहुत सारे ऐसे लोग भी है जो कि मिस फेंग से भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है, जो
क्योंकि ये जो सेंटर पेन है वो बहुत ही बड़ा और इसके अंदर काफी सारे ऐसे ड्रैगन छुपी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। वही भी जन मिस पेन को देखते बोलते कि अच्छा हुआ अभी के लिए यहाँ पे फीते नहीं है वरना मेरे लेने के देने पड़ जाते। और साथ ही मैं अभी के लिए ये भी नहीं पता कर पा रहा हूँ जो मिस पेन की पावर वो कितनी है। जरूरी इसने कोई सीक्रेट तरीके की टेक्निक का यूज किया जिस वजह से मैं इसके पावर लेवल को पता नहीं कर पा रहा हूँ। मगर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब तक ये मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आती तब तक मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी मिस पेन बोलती एल्डर मूव अभी के लिए उन बाकी तीनों एल्डरों के पवेलियन के डिसेबल भी यहाँ पर आए हैं क्या। ये सुनकर एल्डर बोलते हैं हाँ सभी पवेलियन ने अपने डिसेबलों को भेजा जहाँ पे 10,000 शॉट पवेलियन ने अभी के लिए वांगिया को भेजा और येलो स्प्रिंग पवेलियन ने अभी के लिए अपने बेस्ट डिसेबल वांगिया को भेजा है और फॉल स्टार पवेलियन ने भेजा है मूव किंग लोएन को जो कि अभी के लिए यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। ये सुनकर मिस पेंग बोलती है तो फिर काफी ज्यादा मजा आने वाला है उस ब्लड पूल की फाइट के अंदर। तभी दूसरा एल्डर बोलते हैं कि मिस पेंग जब मैं यहाँ पे आ रहा था मास्टर ने बोला था कि आपको आउटसाइडर लोगों से थोड़ा केयरफुल रहना होगा जो कि सेंटर प्लेन के नॉर्दर्न रीजन से आए हैं। उनका जो लेवल है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से आप जितना केयरफुल रहेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे सुनकर मिस पेंग बोलती है एग्जाम्पल के तौर पे उस जियान नाम के लड़के से। जैसे सुनकर एल्डर बोलते कि वो यंग जनरेशन का लड़का वो काफी ज्यादा खतरनाक है, उसने अकेले ही उसने पूरे नॉर्दर्न पवेलियन को हिला डाला यहाँ तक कि वो फितियन के हाथों से बच के निकल गया। इस वजह से वो लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता है। जैसे सुनकर मिस पेंग बोलती है कि इन जैसे लोग सिर्फ दूसरों की पावर को लेकर अपनी पावर को बढ़ाते हैं, असलियत में ये बिल्कुल एकदम नाकारा होती है। तभी जो ब्लड माउंटेन पुल का गेट होता है वो खुलने लगता है जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगती है। जैसे देखते जियान बोलते हैं तो चलो फाइनली स्टार्ट हुआ और वहीं पे जो सभी लोग तैयार हो चुके थे उसके अंदर जाने के लिए भी अचानक से उस गेट के अंदर से काफी बड़े एनर्जी के ब्लास्ट होने लगते हैं जिस वजह से उसकी जो बेब्स होती है उनकी वजह से जो आसपास में खड़े हुए वॉरियर होते हैं पीछे किसकी हुए चले जाते हैं। अगर तभी थोड़ी देर बाद जो ब्लास्ट होते हैं वो रुक जाते हैं और जो पोर्टल होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। जैसे देखते वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। ये सब देख के जियान भी काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं जैसा कि मैंने सेंटर प्लेन के बारे में सोचा था ये सच में काफी खूबसूरत है और मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं इसे देख पा रहा हूँ। और फिर जो उसके साथ खड़ा हो जाता है और बोलते कि चलो अब टाइम आ चुका है इस सेंट्रल प्लेन के अंदर नंबर 1 बनने का यंग जनरेशन के अंदर। और जो वॉरियर दूर दूर से आए हुए थे सभी लोग उस गेट के अंदर जाने लगते हैं और उनकी जो संख्या थी वो काफी ज्यादा थी, इस वजह से उन्होंने पूरे आसमान को लाल पीला गुलाबी कर दिया था। और मिस पेंग उन दोनों एल्डर से बोलती कि आप दोनों बाहर मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊंगी। और ये बोल के वो अपनी दुई की विंग्स निकालती और वहाँ से रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाती है और कुछ ही पल में उन सभी लोगों को पीछे छोड़ देती जो उनसे आगे निकल चुके थे। मगर तभी उन सभी लोगों को लगता है एकदम से झटका क्योंकि रॉकेट की तरह कोई आता है और उन सभी लोगों को पीछे छोड़ते हुए चला जाता है यहाँ तक कि वो मिस पेंग को ही पीछे पछाड़ देता है। और वो कोई और नहीं वो होते जाओ जाओ के पिताश्री बोले तो टर्की जियान। मगर इस बात से मिस पेंग को लग चुकी थी मिर्च, इस वजह से वो जियान के ऊपर एक अपना अटैक कर देती है। तो जियान 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करके उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करके आगे बढ़ता जा रहा होता है और फिर पीछे मुड़ के बोलता है कि थैंक यू मिस पेंग आगे जाने देने के लिए और मैं चलता हूँ। और पहली फुर्सत में उस गेट के अंदर घुसा हुआ चला जाता है। वहीं पे मिस पेंग 3000 लाइट मूवमेंट को देखकर काफी शॉक हो जाती है और फिर वो भी अपना छठवां गेट डालती है, धूम धा करके अंदर घुस जाती है वो भी। और जो जियान होता है वो आकर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाता है मगर तभी अचानक से उसके ऊपर कोई हमला कर दे तो जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उन सभी को डॉज करने लगता है मगर वो तो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। इसी वजह जियान अपनी दुई को रिलीज कर देता है जिस वजह से वो जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है। और ये भी वो अटैक किसी और ने नहीं किया था, वो किया था मिस फेंग ने जो अपनी पतली सी कमर को लचकाती हुई जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती। तभी वहाँ पे काफी सारे और बोरी आ जाते पिक्चर की मजे लेने के लिए। अभी मिस फेंग बोलती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, तुमने तो यहाँ तक कि हमारे विंड लाइटिंग पे इनकी सीक्रेट मेथड को भी तोड़ दिया था जो कि एकदम से शॉक हो जाती है। और बोलते कि ये वही जियान है जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पे इनके एक एल्डर को मार डाला था। ये सुनते जियान बोलते कि उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती वो नॉर्दर्न रीजन के तुम्हारे पवेलियन की थी। अगर मिस फेंग आप उनका बदला लेना चाहती हो तो फिर शौक से आ जाओ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक इसका अंत नहीं हो जाता है। ये सुन के मिस फेंग बोलती वाह तुम्हारी आवाज तो बड़ा घमंड है, मगर अभी के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम्हारे साथ फाइट करके, मगर मैं तुम्हारा वेट करूंगी ब्लड पूल पे जब तक तुम वहाँ पे पहुंच नहीं जाती हो, जिसके बाद भी जितने भी पुराने गिले सिकवे होंगे वो सभी दूर कर दूंगी मैं तुम्हारे। और साथ ही मैं ये भी आशा करती हूँ कि तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होगा और तुम ब्लड माउंटेन पूल की स्टेज तक पहुंच पाओगे। और ये बोल के मिस फेंग अपने विंग्स को निकालती और वहाँ से निकल जाती है। और ये पे जियान भी अपने विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता है। ये सब देख के जो खड़े लोग होते बोलते अरे यार ये तो वही बात हो गई, तो गर्म करके बीच में ठंडा छोड़ दिया। मगर उन्हीं लोगों के बीच में एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जियान की डायरेक्शन की तरफ देख रही होती है और अपने गुस्से से अपने हाथ को बीच लेती है। और फिर सीधा सीन कट हो जाता है। फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए एक पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका होता है। तभी जियान अपनी स्पेस से एक मैप को निकालता और देखने लगता है मगर दूर दूर तक कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, चारों तरफ धुंध छा रखी होती, जिसे देखकर जियान बोलता कि यहाँ पे मैप तो किसी काम का नहीं है, ये तो लग गया चूना फ्री फंड में, क्योंकि अभी के लिए मुझे ये भी नहीं पता चल रहा है कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है कौन सा वेस्ट है, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ मैं कैसे ढूंढूं इस हैवी ब्लड माउंटेन पुल को। मगर तभी जियान को एक मैजिकल बीस्ट की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है जिस पर जियान पीछे मुड़ के देखने लगता है और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और उसी डायरेक्शन की तरफ जाने लगता है जहाँ पर हमें उस वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी की चलने की वजह से अभी के लिए पूरी वैली हिलने में लगी हुई थी। तभी जियान उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे जियान के अंदर एक मैजिकल बीस्ट और एक वॉरियर के ऊपर पड़ती है जो कि आपस में फाइट कर रहे होती है। और वो मैजिकल बीस्ट कम गहरा हाथी ज्यादा लग रहा होता है जो कि पहाड़ों में जट्टे देने में लगा हुआ होता है और वो बंदा बहुत ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रहा था। और जियान उस मैजिकल बीस्ट को देखकर बोलता है ये तो एक टियर 6 का मैजिकल बीस्ट है। तभी जो मैजिकल बीस्ट होता है अपनी काफी सारे आइस के एरो बनाता और उस लड़की के ऊपर कर देता, मगर वो लड़का बहुत ही आसानी से उन सभी अटैकों को डॉज कर लेता है और अपने एकदम फुल स्वैग दिखा रहा होता है
उसे लग रहा होता है वो तो बैटल तो का हीरो है, इस वजह से उसे स्वैग दिखाना जरूरी है। तभी वो अपने स्वैग के अंदर 4 चांद और लगा देता है, क्योंकि वो एक ही अटैक के अंदर उस मैजिकल बीस्ट को मार देता है। मगर वो उसकी हीरोपंती अभी भी नहीं खत्म होती, इस वजह से वो अपनी तलवार के थोड़े से और स्वैग दिखाता है। मगर तभी बोलता है बहुत देख लिया, चलो बाहर निकल आओ। तो जियान भी झट से कूद के उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जैसे वो अंदर जियान को ग्रीट करता और बोलता है मैं 10,000 शॉट पवेलियन का डिसाइवर, मेरा नाम तांगिया है और आप मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, क्या आप मुझे अपने बारे में बता सकते हो? बोलता अरे ये तांगिया है और फिर ग्रीट करता और बोलता है कि मेरा नाम जियान है। बोले तो हीरो। ये सुनकर तांगिया बोलता है क्या तुम वही जियान हो जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पॉइंट की नाक पर दम कर रखा है, क्योंकि तुमने अकेली विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्ड्रो के साथ फाइट की है? ये सुनकर जियान बोलता है अरे हाँ वो थोड़ी बहुत हो चुकी है। ये सुनकर तांगिया बोलता है छोटी मोटी फाइट? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हें मारने के लिए वो फितियन भी बाहर निकल आया था और साथ ही तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे और भी काफी सारे पावरफुल लोग आए इस ब्लड पूल के लिए, मगर अभी के लिए हमारे पास बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इस वजह से मैं आशा करता हूँ कि आप आगे चल के मुझसे जरूर मिलेंगे, जहाँ पर हम लोग मिलकर कुछ बड़ा जरूर करेंगे। और ये बोल के तांगिया वहाँ से निकल जाता और हमारा हीरो वहीं पे अकेला खड़ा रह जाता और बोलता है ये क्या बदतमीजी है, अलोना आया सीधा बाय बाय, और अपने बिना पापा का परा बनते हुए आगे बढ़ता जा रहा होता है। और कुछ इधर एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जैसे देखकर बोलता है अरे क्या कमाल की एनर्जी है। तो और इस एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लगता है कि इसी डायरेक्शन की तरफ मुझे जाना है जहाँ पर वो हैवी ब्लड माउंटेन पुल हो सकता है। तो व्हाइट बॉक्स हमें दे दो, वरना हम लोग चीना चपटी पे आ जाएंगे, और अगर तुम ये नहीं चाहते तो चुपचाप से वो हमें दे दो। ये सुन के नायन बोलती भाड़ में जाओ, कुछ नहीं देने वाली। ये सुन के वो तीनों वॉरियर भड़क जाते हैं और अपनी देखी को निकाल के नायन के ऊपर हमला करने लगते। तो नायन उनकी अटैकों को डॉज करके यहाँ भगने लगती है, क्योंकि वो अभी के लिए इन तीनों वॉरियर से अकेले फाइट नहीं कर सकती थी, इसी वजह से वो अपने विंग्स को निकालती और वहाँ से भगती है। ये देखिए वो हरामी वॉरियर एक स्माइल करता और अपने स्पिरिचुअल वालों को बना लेता और उससे नायन के ऊपर हमला कर देता है। मगर नायन की जो बॉडी होती है एकदम फ्लेक्सिबल होती है, इस वजह से वो करवट ले लेके बच जाती है, मगर इसकी वजह से वो जमीन पे आ जाती है। मगर तभी वॉरियर नायन को चारों तरफ से घेर लेती है और वो तीनों मिलकर ग्राउंड पॉइजन का अटैक का यूज करते हैं, जिस वजह से नायन के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा बैरियर बन जाता पॉइजन का, जिसके अंदर फिलहाल के लिए अभी के लिए नायन फंस चुकी थी। तो नायन भी उसे तोड़ने के लिए अपनी काफी सारी सॉर्डें बना लेती है और उसे गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगती है, जिस वजह से पॉइजन की सील्ड के अंदर क्रैक्स आने लगती है। ये सब देखकर जो हरामी वॉरियर होता है वो अपनी अर्थ पावर का यूज करके एक मैजिकल बीस्ट को बना लेता है, और जो नायन ने अपने गोल गोल रानी वाले अटैक से उस सील्ड को तोड़ दिया था, मगर तभी उसके सामने वो अर्थ मैजिकल बीस्ट आके खड़ा हो जाता जो कि दोईकी से बना था। तो ये देखिए जो नायन होती है वो अपनी स्वॉर्ड से अपने सामने एक सील्ड को बना लेती है, मगर वो जैसी अर्थ मैजिकल बीस्ट वो सील्ड से जाके टकराता तो वो सील्ड बहुत ही आसानी से टूट जाती है और वो अटैक नायन को लगने वाले होते तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ी हैवी रोड आती है और जाकर उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका काम खत्म हो जाता है और चारों तरफ धूल फैल जाती है। तभी हमें धूल छटती है और हमें दिखाया जाता है उस हैवी रोड के साथ उसका मालिक भी खड़ा हुआ होता है, और वो मालिक कोई और नहीं वो होता है टर्की जियान। तभी वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं क्या हम लोग ग्राउंड स्प्लिट गेट से हैं, अगर तुम हमारे मैटर के बीच में घुसे ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, इस वजह से चुपचाप से तुम यहाँ से चले जाओ और अपने काम से काम रखो। ये सब सुन के जियान बोलते हैं कि तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इतने सारे लोग मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हो, इस वजह से अब तो मैं तुम लोगों को बजाने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा। भाई भी ये सब सुन के नायन भी एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है जियान मेरे मंगेतर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया है, और हाँ अच्छी बात है कि हम लोगों की शादी नहीं हुई, वरना इतनी सुंदर लड़की कहाँ देखने को मिलती। तो आप सभी लोग मिलिए हमारे जियान और क्वीन मेडुसा की बेटी से। बोले तो जाओ जाओ से, और जाओ जाओ के लिए वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना तो बनता है ना कैसी लगी हमारी छोटी प्रिंसेस। और हाँ फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।